हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से, जिसमें कि हम इनफर्टिलिटी के बारे में समझेंगे कि क्या एनसीईआरटी में बताया गया है, प्रीवियस ईयर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, और इसके अंदर हमने अब तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा और साथ में सीखा कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने हैं और आने वाले सालों में और कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल ही सेम पैटर्न हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी रखा है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने पढ़ी है और साथ में डिस्कस किया है कि आने वाले सालों में और कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से नए बन सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो अगर आप तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पर क्लिक करिएगा और सारी ही वीडियोस आपको वहाँ पर सीक्वेंस में एनसीईआरटी के हिसाब से मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक और इंपॉर्टेंट बात, कल हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यूज अपलोड करेंगे, तो आज आप सोने से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा ताकि ये चैप्टर भी आपका साथ में तैयार हो जाए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखकर बताइएगा अगला चैप्टर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में मुझसे कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इनफर्टिलिटी। मैं हल्का सा बता दूं इस टॉपिक में क्या बताया गया एनसीईआरटी में कि अगर शादी के बाद लगातार 2 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया जा रहा, लगातार 2 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। पूरी दुनिया में और इंडिया में इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमन है कि शादी के बाद औलाद नहीं होती है 2 साल तक लगातार ट्राई करने के बावजूद भी, और इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। जैसे कि हो सकता है इसका कोई फिजिकल कॉज हो, साइकोलॉजिकल कॉज हो, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी ड्रग्स की वजह से, किसी इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से, यह हो सकता है कॉन्जेनाइटल पैदाइशी बच्चे के अंदर दिक्कत हो। हिंदुस्तान में क्योंकि जहालत ज़्यादा है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि अगर शादी के बाद औलाद पैदा नहीं होती तो यहाँ पर ब्लेम लड़की को ही दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि लड़के अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लेकिन तब भी उनको ये बात बहुत नागवार गुजरती है कि अगर ये कह दिया जाए कि आप भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा लें, सेमेनोग्राम करा लें, हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम होने की वजह से प्रेगनेंसी ना हो पा रही। अगर ये प्रॉब्लम खैर अगर हो जाती है इनफर्टिलिटी की तो उसका क्या फिर सॉल्यूशन है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जहाँ पर कि एक्सपर्ट इस तरीके कपल्स को उनका डिजीज़ को रूल आउट करके ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत हद तक ये देखा जाता है कि फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। और खुदा ना करे कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तब क्या ऑप्शन है उनके पास, तो एक दूसरा ऑप्शन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इन टेक्निक्स के ज़रिए ऐसे कपल्स के घर में प्रेगनेंसी कंसीव कराया जाता है। किस तरीके से होता है ये, उसमें कई सारी टेक्निक्स हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, तीसरा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और चौथा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। वन बाय वन इनके बारे में हल्का हल्का सुन लेते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी की रेटिंग लगा दूंगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लफ्ज इन विट्रो का मतलब होता है अगर कोई चीज़ लैब में की जाए, इन वीवो का मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किया जाए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन कराया जाएगा लैब में, तो लैब में कंडीशन मेंटेन की जाती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन कराया जाता है। ऐसे में स्पर्म हस्बैंड या किसी डोनर मेल के लिए जाते हैं, ओवम वाइफ या किसी डोनर फीमेल के लिए जाते हैं और दोनों गैमीट्स को लैब के अंदर यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज कराया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर हो रहा है इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जाइगोट बनने के बाद छोटे छोटे सेल्स में टूटता है जिन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमेर। जाइगोट से लेके अप टू 8 ब्लास्टोमेर वाले एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपकी बात सुन चुके हैं, नॉर्मली 8 से 16 सेल स्टेज वाला ब्लास्टोमेर एम्ब्रियो आपको फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। तो जाइगोट से लेके अप टू 8 सेल स्टेज वाला जो एम्ब्रियो है उसे ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर बन चुके तो उसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। जाइगोट से लेके अप टू 8 ब्लास्टोमेर वाले एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और इसे बोला जाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मोर देन 8 ब्लास्टोमेर है तो उसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में और इसे बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। याद रहेगी इतनी बात। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसके अंदर आर्टिफिशियली यानी बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, या तो यूट्रस में या फिर वजाइना। बस सवाल ये कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया ही इसलिए जा रहा होगा कि हो सकता है कि हस्बैंड इज अनेबल टू इंसेमिनेट हिज वाइफ, हो सकता है इरेक्शन ऑफ पीनिस का प्रॉब्लम हो या फिर उसके स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपकी बात बताई गई थी कि एक बार के इजैकुलेशन में मेल के पीनिस से 200-300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं और फाइनली सेकेंडरी oocyte तक, ओवम तक 300 से 500 स्पर्म पहुंच पाते हैं, यानी अच्छे खासे स्पर्म रास्ते में किल हो जाते हैं। तो अगर पहले से ही स्पर्म काउंट काफ़ी कम है
तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे केसेस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तहत सीमेन को पहुंचाया जाता है यूट्रस में या फिर वेजाइना में। अगर सीमेन को पहुंचाया था यूट्रस में तो एनसीईआरटी में इसके लिए एक टर्म बताया गया, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता था तो उसे बोला जाता था इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है। तीसरा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें किया गया जाता है कि स्पर्म और ओवम को, गैमीट्स को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब सवाल ये है कि ओवम को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? ओवम तो फैलोपियन ट्यूब के बराबर में, तो ओवरी है ही, तो इसका मतलब ये उन फीमेल्स में किया जाता है जिसके अंदर ओवरी से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाया, यानी फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस द ओवम। तो ऐसे केसेस के अंदर मेल फीमेल गैमेट लिए जाते हैं, उनको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो यानी इस केस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता होगा वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता होगा, यानी ये है केस इन वीवो फर्टिलाइजेशन का। तो गिफ्ट के अंदर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिए इतनी बात। लास्ट है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्म में मतलब ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्शन के जरिए एक स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो 4 केसेस हो गए टोटल। फिर लास्ट में एनसीईआरटी ने बताया कि इन तमाम केसेस का टारगेट यही है कि घर में बच्चे पैदा हों, चाइल्ड हो, प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव कर जाए लेडी। तो अब क्योंकि काफ़ी महंगी टेक्निक्स हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स और महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। अब हर कपल इस लायक नहीं होता है कि वो इतने महंगे ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। तो ऐसे केसेस में फिर एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है कि अगर औलाद ही चाहिए तो फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, ऑर्फन हैं, उनके माँ बाप नहीं है, या फिर बहुत ही इंतहाई गरीब घर के बच्चे हैं कि अगर उनको प्रॉपर केयर ना मिले तो शायद वो बड़े होने तक मर भी जाए। तो ऐसे घरों के बच्चों को आप लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं और ये एक शानदार मेथड है अगर आप अपने घर में बच्चे चाहते हैं। शुरू करते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. Reproductive health का discussion incomplete है अगर हम infertility की बात ना करें. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. दुनिया में, हिंदुस्तान में भी अच्छे खासे couples ऐसे हैं जो infertile हैं. Infertile मतलब they are unable to produce children in spite of अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी कि उनके घर में औलाद पैदा नहीं हो रही है हालांकि वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टाइमिंग नहीं बताई गई, शादी के बाद कितने समय के बाद बोला जाता है कि ये इनफर्टिलिटी का केस है। लास्ट में समरी में बात बता रखी है कि शादी के बाद लगातार 2 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी अगर लेडी कंसीव नहीं कर पाती है तो फिर ये केस इनफर्टिलिटी का कहलाता है। द रीजंस फॉर दिस कुड बी मैनी, जैसे कि फिजिकल कॉज भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का, साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, किसी डिजीज की वजह से, ड्रग्स की वजह से, कॉन्जेनाइटल कॉज भी हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल कॉज भी इसका हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर केसेस में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है अगर औलाद पैदा नहीं हो रही है, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, जबकि अक्सर केसेस में देखा जाता है कि प्रॉब्लम मेल पार्टनर में होती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिनको कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोला जाता है, could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders. यहाँ पर infertility clinics पर ऐसे disorders के लिए सही ट्रीटमेंट दिया जाता है and enable these couples to have children. इस पर प्रीवियस ईयर नीट में सवाल आ चुका है कि ऐसे सेटअप, ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? आप बोलेंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। However, where such corrections are not possible, जहाँ पर कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. तो अगर इनफर्टिलिटी क्लिनिक से मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर ऐसे कपल्स के पास दूसरा ऑप्शन होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें इन्होंने 4 टेक्निक्स के बारे में बताया, वन बाय वन हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन followed by embryo transfer, IVF followed by embryo transfer, ET. In vitro fertilization यानी कि fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body is one of the such method. In this method popularly known as test tube baby program, ova from the wife or donor female and sperm from the husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. zygote बनवाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अब क्योंकि लैब के अंदर ही मामला हो रहा है इसलिए इन विट्रो कहला रहा था। zygote और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, zygote से लेकर अर्ली एम्ब्रियो
अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो जायगोट से लेके 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और इसे बोला जाता है जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर एम्ब्रियो 8 से ज्यादा सेल स्टेज वाला है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो उसे ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, और इसे बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन हम आगे सुनेंगे। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में स्पर्म ओवम के मिक्सचर को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है, तो वहां पर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ द गैमीट विद इन द फीमेल also could be used for such transfer cases to assist those females who cannot conceive। आगे देखते हैं। Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube, gift, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने दूसरी टेक्निक बताई है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें बताया है कि इसमें ओवम को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। पढ़ के यहाँ पर ये लगता है कि सिर्फ ओवम को ट्रांसफर किया जाता होगा, ओवम के साथ साथ स्पर्म को भी, यानी मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब सोचने की बात ही, ओवम को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के बराबर तो ओवरी होती ही है। तो इसका मतलब ये उन फीमेल्स में केसेस किए जाते होंगे जिनका अंदर सुटेबल इन्वायरमेंट तो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनकी ओवरी से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। और यही सवाल कॉम्पिटिशन में यहाँ से पूछा जाता है कि गिफ्ट टेक्निक किन फीमेल्स में की जाती है। उन फीमेल्स में की जाती है जिसमें फीमेल इज अनेबल या फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम, लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तीसरा केस है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर के अंदर एम्ब्रियो को बनवाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, और एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, जैसे कि लफ्ज से ही समझ में आ रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अ सिंगल स्पर्म इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। Next, infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female। Of course, अगर husband inseminate नहीं कर पा रहा तो erection of penis का problem होगा। Inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count, या उसका sperm count काफी कम है ejaculates में, could be corrected by artificial insemination technique। तो ऐसे cases में artificial insemination technique use की जाती है। In this technique, the semen is collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। तो वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है सीमेन को। यहाँ ने टर्म बताया कि अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसे बोला जाएगा IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, आसान। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। Though the options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। बताया कि हालांकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन सभी के अंदर काफ़ी हाई-फाई टेक्निक्स और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए काफ़ी महंगे प्रोसीजर हैं। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country। इसलिए ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ खास इलाकों में ही ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। Obviously their benefits is affordable to only limited number of the people। जाहिर सी बात है जिनके पास इतना पैसा होगा वही खर्च कर सकते हैं, तो हर आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरे इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी हैं जो कि डिटरेंट हैं इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, जो कि इनके लिए रुकावट का मामला बनते हैं। बहुत सारे से इमोशनल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, हालांकि इन सब का जो मेन टारगेट है वो यही कि बच्चे हों, घर में औलाद हो। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्फन, यतीम बच्चे हैं, एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, इंतहाई गरीब घर के बच्चे हैं, who would probably not survive till maturity unless taken care of, जो कि मैच्योरिटी तक हो सकता है जिंदा भी ना रहें अगर उनकी प्रॉपर केयर ना हो। Our laws permit legal adoption, इसलिए हमारे लॉज जो है लीगल एडॉप्शन परमिट करते हैं, एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। यहाँ से अभी तक नीट में सवाल नहीं बना है, एक हो सकता है नया सवाल बन जाए कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड इज, तो आप आंसर लगा देंगे लीगल एडॉप्शन।
बात समझ में आती है। लास्ट में हम समरी भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि समरी से भी कोई अच्छा सा सवाल हमें नया मिल जाता है जिसका थ्योरी में जिक्र नहीं हुआ है। शुरुआत में समरी में इन्होंने डेफिनेशन बताई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सुन चुके हैं उधर, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ये सब बात आप सुन चुके हैं। Our nation was the first nation in the world to initiate action plans at national level towards attaining a reproductive healthy society। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, ये बात हमारी उधर हुई थी। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलिसेंस, एसोसिएटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इंक्लूडिंग एड्स एटसेट्रा इज द प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बात भी हमारी उधर हो चुकी है। Providing medical facilities and care to the problem like menstrual irregularities, pregnancy related aspects, delivery, medical termination of the pregnancy, STDs, birth control, infertility, postnatal child and maternal management is another important aspect of the reproductive and child health care program। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, कोई नई बात यहाँ पर नहीं बताई गई। An overall improvement in reproductive health has taken place in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rates, early detection and cure of the STDs, assistance to infertile couples, etc., improved health facilities and better living condition promote and explosive growth of the population. Such a growth necessitated intense propagation of the contraceptive methods. Various contraceptive options are available now such as natural, traditional, बैरियर, IUDs, pills, injectable implants and surgical method, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। Though contraceptives are not regular requirement for reproductive health, one is forced to use them to avoid pregnancy or to delay or space pregnancy. Medical termination of pregnancy is legalized in our country 1971 डेट के साथ याद रखना है। MTB is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rape, casual relationship, etc. is also in cases where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal to either the male or the fetus or both. Diseases or infection transmitted through the sexual intercourse are called sexually transmitted diseases. Pelvic inflammatory disease, stillbirth, infertility are some of the complications of them. Early detection and facilitate better cure of these diseases. Avoiding sexual intercourse with unknown or multiple partners, use of condoms during coitus are some of the simple precautions to avoid contracting STDs। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ कि इसमें कोई नई लाइन हमें नहीं मिल रही है, ऐसा ही हमने शुरू में पढ़ रखा है। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation। तो यहाँ में लफ्ज मिलता है आफ्टर 2 years, NCERT के हिसाब से इनफर्टिलिटी कहलाता है। Various methods are now available to help such couples. In vitro fertilization followed by transfer of the embryo into the female genital tract is one such method and is commonly known as test tube baby program। आई होप कि आपको NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चे जिन्हें NCERT पढ़ने में दिक्कत होती है, खासतौर से मैंने उनके लिए शुरू किया है। यहाँ पर आप 12th रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर ड्रॉपर हैं, दोनों के लिए ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। आपको कैसी लग रही है सीरीज़, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखकर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे MCQs रिप्रोडक्टिव हेल्थ के।